चैप्टर 2069 जीवन और मृत्यु की जंग। सबसे जरूरी सवाल यह था, झंग यी को कैसे पता चला कि लिंग का शरीर मैमन के दिल में है और उसे इस्तेमाल करना कैसे आता है? इसका जवाब यह है, झंग यी चेरनोबिल का अंतिम विजेता है। जहां तक इतुगल की बात है, वो शायद मर चुका है और उसकी मौत झंग यी के ही हाथों हुई। ओलिविया का मन बहुत बेचैन था। अगर उसे पता होता कि चीजें इस मोड़ पर पहुंचेंगी, तो वो कभी झंग यी को बुलाता ही नहीं। सबसे बुरा क्या होता? बस यही कि नियम तोड़कर किसी और को किंगडम ऑफ केजे में घुसने देते और स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस हथिया लेते। उसे लगा था कि उसकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं है और वो इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला बन जाएगा। लेकिन उसने झंग यी के सामने मात खा ली। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। झंग यी ने उनके हमलों की परवाह नहीं की, सीधे उन पर झपट पड़ा और हर एक को लात मारकर अपने ऑल्टरनेट डायमेंशन में भेज दिया। 3 प्रीस्ट लेवल एलियंस झंग यी के ऑल्टरनेट स्पेस में चले गए, जहां उन्हें टाइम फ्रैगमेंटेशन के दर्द को सहना पड़ेगा। झंग यी को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उसने बस उन्हें थोड़ी देर के लिए बंद किया है। जब वो सुधर जाएंगे, तब आगे की बात होगी। उसने इन्फिनिट कॉफिन को फिर से एक्टिव किया और इस समय बाहर की जंग में भी उनकी साइड भारी पड़ रही थी। झंग यी को इसमें कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि सलादीन और यांग जिंगसिन के रहते इस जंग में उनकी जीत पहले से तय थी। लड़ाई बंद करो। हार जीत का फैसला अब मैं कर चुका हूं। तुम्हारे सारे लीडर्स मेरे पास हैं। अब और जिद करके कुछ हासिल नहीं करोगे। झंग यी आसमान में ऊंचा उड़ रहा था और लाउडस्पीकर से सबको संबोधित कर रहा था। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा छा गया। सबने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भी प्रीस्ट लेवल एलियंस अब दिख नहीं रहा था। सबके चेहरों पर घबराहट थी। क्या मास्टर चू को केओस ने मार दिया? सरियल का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। झंग यी ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, वो सब ठीक है। मैंने बस उन्हें थोड़ा बंद किया है ताकि वो थोड़ा ठंडा सोच सकें। लेकिन अगर तुमने रेजिस्टेंस दिखाया तो। उसकी आवाज यही रुक गई, लेकिन उसकी तीखी नजर बैटलफील्ड पर ऐसे छाई जैसे बिजली गिरने वाली हो। झंग यी के लिए किसी को मारना चींटी कुचलने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। तुम सन एंजल मिडलो और मून एंजल सरियल पीछे मेन कैंप की तरफ हट गए। मिडलो ऊपर देखकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर खुद को बदलते हुए बोला, मिस्टर केओस, आपकी ताकत वाकई काबिले तारीफ है। हमारे बीच कुछ गलत फहमियां थी, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, मानव जाति का भविष्य। हमारी अंदरूनी प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से हेल्दी ही है। कृपया हमारे मास्टर्स को नुकसान मत पहुंचाइए। झंग यी ने शांत स्वर में कहा, मौत की सजा तो टाली जा सकती है, लेकिन जो उन्होंने किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। जब उन्होंने मुझे घेरने की सोची थी, तभी उन्हें अंजाम भी सोचना चाहिए था। फिर वो यांग जिंगसिन के पास गया और हाथ हिलाकर सबको इशारा किया कि अब निकल चलें, हमें यहां से निकलना चाहिए। झंग यी ने कहा। सलादीन उसके पास आया। उसकी नजरों में प्रशंसा भी थी और उलझन भी। सिर्फ 1 महीने में झंग यी की ताकत इतनी बढ़ गई थी। 3 कल्ट लेवल एलियंस, जिनमें से 2 तो ब्लैक कल्ट लेवल ताकत रखते थे, और झंग यी ने उन्हें बिना चोट खाए हरा दिया। ये ताकत डरावनी भी थी और चौंकाने वाली भी। इस तरह तो केओस से लड़ने वाली जूंझिंग चर्च से ज्यादा हमारी टोंग ऑर्गेनाइजेशन का उससे रिश्ता और गहरा हो जाएगा। ये अच्छा ही है। सलादीन को राहत महसूस हुई कि उसने सही समय पर सही पक्ष चुना था। झंग यी ने XUNW को बुलाया और कहा, उसी अंडरसी टनल से यहां से निकलो जिस रास्ते से आए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। XUNW ने अपने फिन्स फड़फड़ाए और अब वो झंग यी के आगे थोड़ा चापलूसी जैसा व्यवहार करने लगा। झंग यी ने तुरंत सबको साथ लिया और निकलने की तैयारी की। रुकिए केओस लॉर्ड, आप हमारे लीडर को छोड़े बिना जा रहे हैं। एस्पेंस हेला ने जल्दी से चिल्लाकर रोका। वो सब अभी यही हैं
और झंगी उनके कई बिशप्स को साथ ले जा रहा है। वो कैसे जाने दे? झंगी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे उनसे अभी थोड़ी बात करनी है। इतना कहकर उसने किसी और की बात नहीं सुनी और सीधा XUW को अंडर वाटर टनल की ओर ले गया। क्या वो लोग वहां ठीक रहेंगे? अंकल यू ने फिक्रमंद होकर पूछा। भले ही पहले दोनों पक्ष दुश्मन थे, लेकिन लड़ते समय सबने हद में रहकर काम किया था। कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ था। उसे डर था कि सील्ड एरिया में बंद हो जाने से वो लोग कहीं मर न जाए। उन्हें थोड़ी देर वही रहने दो। मैमन अब पूरी तरह से सील हो चुका है और डार्कलिंग्स की टेरिटरी भी खत्म हो चुकी है। वहां अब कोई खतरा नहीं, चाहे 10 दिन या आधा महीना भी वहां रहें। ये सब हाई लेवल म्यूटेंट्स हैं, कोई नहीं मरेगा। थोड़ा अपने कर्मों पर सोचने दो। अंकल यू ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही बात है। वीक वाटर अबिस की सूखी समुद्री जगह से एक खास रास्ता जाता है जो समंदर के नीचे के गहरे हिस्सों को जोड़ता है। गिक्सू का समंदर यहीं से सील्ड एरिया में बच जाएगा। XUANW ने झंग यी से कहा, हमें पहले डीप ब्लू किंगडम जाना होगा, फिर वहां से हुएक्सू किंगडम के सीपोर्ट पहुंचेंगे। डीप ब्लू किंगडम। झंग यी ने चुपचाप इस नाम को दोहराया। कभी नहीं सोचा था कि समंदर की गहराइयों में 6th जनरेशन की एक और जाति बसी होगी। उनके पूर्वज तो एक ही है, लेकिन बहुत पहले एक शाखा को समंदर में भेज दिया गया था और वही आज की मरमेड्स बन गई। इस नजर से देखा जाए तो वेल्स वगैरह शायद बीच की कड़ी है, जो जमीन से समंदर के जीवों में बदलने की कड़ी है। झंग यी को लगा, इनसे मिलना तो बनता है। अगर डीप ब्लू किंगडम के लोग मदद के लिए नहीं आते तो शायद वोलुयन एम्पायर और अटलांटिस के खिलाफ लड़ाई मुमकिन ही न होती। वोलुयन एम्पायर। झंग यी ने अपने हाथ बांधे और आंखों में एक खतरनाक चमक आई। वोलुयन एम्पायर ने कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की है। अभी तक अगर कोई सबसे करीब पहुंचा है तो वो यही लोग हैं, सिवाय फैंग यूकिंग के। जिंगसिन, झंग यी ने पुकारा और यांग जिंगसिन उसके पास आकर खड़ी हो गई। भैया, क्या हुआ? झंग यी ने कहा, वोलुयन एम्पायर की सारी जानकारी इकट्ठा करो। जैसे ही सही समय आए, इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। झंग यी की आवाज में गुस्सा साफ था और इस बार वो वाकई नाराज था। 1-2 बार बच गए, पर कौन गारंटी दे सकता है कि अगली बार नहीं होगा? नहीं, अगली बार तो जरूर होगा, क्योंकि अब वोलुयन एम्पायर को यकीन हो गया है कि झंग यी को यह क्लैन की विरासत मिल चुकी है। अगर ये वाकई जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। झंग यी ने ठंडी आवाज में कहा। पैसिफिक ओशन के ऊपर एक छोटा सा द्वीप है जो जहरीली गैस के कोहरे से ढका हुआ है। इस द्वीप के नीचे हजारों मीटर गहराई में एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विशाल किंगडम छिपा है। द ओलियन एम्पायर, चैप्टर 2070, झेंग लो का शोक। वोलुयन एम्पायर के लोग यिहुया लोगों की 5वीं पीढ़ी से आते हैं। ये लोग विशाल, खड़े चलने वाले छिपकलियों जैसे दिखते हैं। उनके खून में वो ताकत है जो किनलिंग माउंटेन्स के नीचे रहने वाले ड्रैगन क्लैन के करीब मानी जाती है। ये दोनों ही यिहुया पीपल की अलग अलग एवोल्यूशनरी शाखाएं हैं। हालांकि इन दोनों दूर के कजिन्स का आपस में बहुत हल्का सा ही रक्त संबंध है और बहुत लंबे समय से कोई आपसी संपर्क भी नहीं रहा, वरना तियनहाई सिटी की वो शर्मनाक घटना कभी न होती जहां अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर झेंग लो के दोनों बाजू बाई लोंगजी ने काट दिए थे। इंपीरियल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, ग्रैंड मार्शल का ऑफिस। झेंग लो ने काली मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और वो एक गोलाकार ऑफिस चेयर पर बैठकर काम कर रहा था। जब वो अपनी डरावनी काली आर्मर में नहीं होता, तब वो एक विशाल काले भूरे रंग की छिपकली जैसा दिखता है। वो आम वोलुयन लोगों से ज्यादा ऊंचा और ताकतवर है। उसका सिर इंसानों जैसा दिखता है, लेकिन उस पर छोटे भूरे उभार उगाए हैं। एक रॉयल फैमिली का सदस्य होने के नाते और पूरे मिलिट्री का सबसे ताकतवर अधिकारी, वो आज के समय में एम्पायर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। यहां तक कि वोलुयन एम्पायर का सम्राट भी
उसे बेहद सम्मान देता है। हालांकि झेंग लो बतौर एक गार्डियन गॉड कभी भी साम्राज्य की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता। उसे अपनी सीमाएं पता है और वो जानता है कि उसका पूरा जीवन सेना के लिए समर्पित है। पिछले युद्ध के बाद वो फिर से एक्टिव हुआ ताकि बाहर की स्थिति का लगातार मूल्यांकन कर सके। कमजोर जातियों का शिकार करना वुलुयन जाति को और ताकतवर बनाता है और उसी के जरिए वो भविष्य में जमीन पर अधिकार जमाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसके साथ उन्हें ज्यादा ताकतवर जातियों से बचकर भी रहना पड़ता है जो कभी भी हमला कर सकती है। ये कोई आराम की कुर्सी नहीं है, खासकर पिछले लैंडिंग बैटल में जब उसने खुद एक तिहाई साम्राज्य की सेना को लीड करके 6th जनरेशन ह्यूमन टेरिटरी पर हमला किया और बुरी तरह हार गया। इस हार से एम्पायर में उसकी साख थोड़ी डगमगाने लगी थी। क्या झेंग लो बाई लोंगजी से नफरत करता है? सच कहें तो हां, थोड़ी नफरत है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच ताकत बराबर होती तो वो जरूर दुश्मनी पालता और हर हालत में बदला लेता। लेकिन जब उसे समझ आया कि उसके और बाई लोंगजी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और ये गैप जल्दी नहीं भरेगा, तब उसकी ये नफरत किसी और पर ट्रांसफर हो गई। हुएक्सू किंगडम के इंसानों पर। हां, वही कमजोर जाति और वही देश उसके गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बन गए। झेंग लो को हुएक्सू किंगडम से नफरत थी और धीरे धीरे पूरे वुलुयन एम्पायर की राजनीति भी उसी दिशा में बहने लगी। जैसे उन्होंने जानबूझकर किनलिंग ड्रैगन क्लैन को नजरअंदाज कर दिया हो और खुद को ये यकीन दिलाया हो कि वुलुयन एम्पायर के साथ जो भी अपमान हुआ वो सब हुएक्सू के इंसानों की वजह से हुआ। उनमें से भी जो लोग तियनहाई सिटी में उस दिन सबसे ज्यादा चमके थे, वही अब झेंग लो की किल लिस्ट पर थे। हो तू, हुंदून और गौचेन, ये तीनों उसके मस्ट किल टारगेट बन गए। इसी वजह से जब उसे जरा भी शक हुआ तो उसने तुरंत अपने बेटे पियोकोंग को भेजा 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरलों और एक तेज तर्रार हत्यारे कांत के साथ झंग यी को मारने। ये दूसरी बार था जब पियोकोंग हा डायनेस्टी के पतन के बाद वुलुयन एम्पायर से बाहर किसी मिशन पर गया। पहली बार वो यह क्लैन के तियन्यू पैलेस गया था। वहां उसका मिशन फेल जरूर हुआ, लेकिन उसे बहुत सारा इंटेलिजेंस मिला था, इसलिए उसे फेल नहीं कहा जा सकता। इस बार झेंग लो ने बतौर पिता खुद पूरी प्लानिंग की ताकि पियोकोंग की जीत पक्की हो। उसे पूरा भरोसा था कि तैयारी पूरी है। तियनहाई सिटी की लड़ाई में 6th जनरेशन का वो लड़का, जिसे केओस कहा जाता है, बस ब्लैक चैरियट लेवल तक ही था। भले ही अब उस लड़ाई को थोड़ा समय बीत गया था, लेकिन पियोकोंग की सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स है। इतनी ताकत के आगे केओस कुछ भी नहीं। पियोकोंग ने केओस की सभी कमजोरियां समझ ली थी और उन्हीं के हिसाब से ट्रेनिंग भी की थी। राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पीपल, सब कुछ उनके पक्ष में था। झेंग लो को पूरा भरोसा था, इस मिशन में कोई सस्पेंस नहीं होगा। वो हुंदून और दूसरों का सिर काटकर वरूर लाएगा और फिर उन छठी पीढ़ी के लोगों के कटे सिर उनके कैपिटल शेंगजिंग में फिंकवाएगा, ताकि वो जान सके वुलुयन जाति से टकराने का अंजाम क्या होता है। झेंग लो दस्तावेज पलट रहा था। इंटेल कह रहा था कि कैंग युअन ट्राइब की हरकतें अब लगभग खत्म हो गई है। कैंग युअन का राजा गायब है। दूसरे नंबर का लीडर लोरीडेक, जो डीमन आर्मोर पर सवार है, वो अब भी बर्फीले मैदान में राजा की वापसी का इंतजार कर रहा है। कैंग युअन जाति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनकी आबादी अब भी धरती के नीचे छुपी है। हालांकि वो आधेमशीनी लोग कभी भी अपने आप को खत्म कर सकते हैं, पर उनके पीछे छोड़े गए एडवांस वेपन्स आज भी एक गंभीर खतरा है। पास ही के नियोन कंट्री में रैट क्लैन भी अब सरफेस पर आ चुका है। कुछ जापानीज लोगों को सपोर्ट करके जब उन्होंने जीत हासिल की, तब वो जमीन के नीचे से बाहर आ गए और सीधे तियन्यू पैलेस की लड़ाई में कूद पड़े। रैट क्लैन और किनलिंग ड्रैगन क्लैन अब तक मिले सबसे क्रीबी अंडरग्राउंड रेसेस है।
इनसे सावधानी बरतनी ही होगी। मार्शल झेंग लो बहुत ध्यान से सब रिव्यू कर रहा था। तभी अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे दिल तक जाने वाला खून रुक गया हो और दिल में तेज दर्द उठा। उसने एक हाथ से टेबल का कोना पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीने को। क्या हो रहा है? इतना दर्द क्यों? मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। झेंग लो मेज पर झुक गया, दर्द सहते हुए। करीब 1 मिनट बाद दर्द धीरे धीरे थमा। वो धीरे धीरे उठकर सीधा हुआ। उसका पूरा माथा पसीने से भीग गया था। ये क्या हुआ अभी? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी तो ताकत से भरी हुई है और वो हर हफ्ते चेकअप भी कराता है। अचानक ऐसा दर्द कैसे हुआ? क्या वजह हो सकती है? वो कुर्सी पर बैठा और अचानक उसे अंदर से बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। वो अपनी कुर्सी से उठा और हाथ पीछे बांधकर खिड़की के पास चहलकदमी करने लगा। तभी उसकी कलाई पर लगे स्मार्ट डिवाइस ने तेज बीप दी और नीली रोशनी जलने लगी। ये देखकर झेंग लो की आंखें फटी की फटी रह गई। पियोकॉन्ग के स्मार्ट डिवाइस से ये लिंक्ड था और जैसे ही उसे कोई खतरा होता ये अलर्ट दे देता। ग्रीन मतलब हल्की चोट, ब्लू मतलब गंभीर चोट और मृत्यु के करीब, और रेड मतलब मौत। पियोकॉन्ग। झेंग लो ने स्मार्ट डिवाइस को कसकर पकड़ा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन पियोकॉन्ग सील्ड जोन में था और झेंग लो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ती गई, ब्लू लाइट और तेज चमकने लगी और फिर वो नीला नहीं रहा, वो गहरा लाल हो गया।